हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अपने एग्जाम की तैयारी में पूर्ण रूप से अपने अपनी मनोदशा को काबू करते हुए आप अपनी पढ़ाई में लग गए होंगे। तो दोस्तों, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि मंजिल इतनी आसानी से मिलती नहीं है। मंजिल के लिए जी तोड़ जी जान मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जा करके हमें मंजिल मिलती है। और मज़ा तभी आता है, किसी को आसानी से अगर पैसा मिल जाए तो वो इंसान पैसे की कीमत नहीं समझेगा। लेकिन अगर किसी को ठोकर लगने के बाद, लाखों ठोकर लगने के बाद यदि मिलता है, तो वो क्या होता है, उसका आनंद ही कुछ और होता है। हम ग्रामर पे बात कर रहे हैं, हिंदी ग्रामर पे। आज हमारा 5वां वीडियो होगा। ये 5वां वीडियो जो होगा, इसमें आज हम वर्ड विचार पे जो चर्चा कर रहे हैं, आज हम इसकी संपूर्ण चर्चा कर लेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं। कल का वीडियो जो आया था, जो लोग उसको नहीं देखें, जा करके पीछे के वीडियो को देख लें, तभी ये वाला वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, आपको कुछ ना कुछ अच्छी से अच्छी जानकारी जरूर मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिए, और वहां जाकर के जब लास्ट तक आप वीडियो देख लेते हैं, फिर लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। आप लोगों को अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे योग्य हमारी जानकारी है, जो मिल रही है, हमें अच्छी जानकारी मिल रही है, आप वहां जाकर के लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपका एक कमेंट हमारी गलतियों को सुधार करेगा और हमें आगे बढ़ने के लिए और अच्छा कंटेंट देने के लिए आगे की तरफ प्रयत्न करवाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। आज हम कल बात कर रहे थे व्यंजनों का वर्गीकरण। कल हो चुका था स्थान उच्चारण, स्थान के आधार पर इसका वर्गीकरण जो हुआ वो हम कल के वीडियो में कर चुके हैं। आज हम उसके आगे शुरुआत करेंगे। आज व्यंजनों के वर्गीकरण पर आज दूसरा वर्गीकरण है। दूसरा वर्गीकरण है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर उच्चारण प्रयत्न के आधार पर आज हम इसका वर्गीकरण उच्चारण प्रयत्न के आधार पर देखेंगे। किसका वर्गीकरण? व्यंजनों का वर्गीकरण। एक मिनट। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर अब हम उच्चारण प्रयत्न के आधार पर देखेंगे किस तरीके व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है, कितने प्रकार से यहाँ पे वर्गीकरण होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्वास, जिसे हम बोलते हैं प्राण, की मात्रा के आधार पर। श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर इसे भी अब हम दो भागों में बांटेंगे। श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ है, इसे हम दो भागों में बांटेंगे। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। ये दो खंड हुए इसके। श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर पहला खंड है श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर। पहला है श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर, जिसको दो भागों में बांटा गया, अल्प प्राण और महाप्राण। अब बात करते हैं अल्प प्राण की। अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण होते क्या हैं? अल्प प्राण जो हैं, ये वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में ये वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है। मात्रा जो है वो कम होती है। वायु की जो मात्रा होती है इन व्यंजनों का, जब उच्चारण करते हैं तो वायु की मात्रा, वायु हमारे मुख से
कम मात्रा में निकलती है, वही बता रहा है कि उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, जिसमें प्रत्येक वर्ग का जो प्रत्येक वर्ग है इसमें पहला, तीसरा और पांचवा प्रथम, तीसरा और पंचम वर्ण किसमें आता है? अल्प प्राण में आता है। आप बोल के देख लीजिए, पहला वर्ण का वर्ग का पहला वर्ग का, तीसरा वर्ग गा और पांचवा वर्ग एंग्या। इसमें क्या है, जो हमारे मुख से सांस निकल रही है, हवा निकल रही है, वो कम मात्रा में निकल रही है। तो प्रथम, तीसरा और पंचम वर्ण जो आता है ये किसमें आता है? ये अल्प प्राण में आता है। और इसी के साथ साथ इसी में अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो या, रा, ला, वा, ये जो है ये अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक है, तो ये भी अल्प प्राण में आते हैं। या, रा, ला और वा, या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। तो याद रखना, बस कुछ नहीं है। अल्प प्राण पहला और तीसरा तथा पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और वा, ये किसमें आते हैं? ये श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है अल्प प्राण, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा वर्गीकरण हम देखते हैं महाप्राण का। दूसरा है महाप्राण। महाप्राण दूसरा वर्गीकरण है महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है? इसमें वायु की मात्रा कम निकल रही थी और इसमें जो है ये वह व्यंजन है जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। उसी प्रकार महाप्राण में सेम परिभाषा, ये वह व्यंजन है जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है। वायु की मात्रा अधिक होती है, महाप्राण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण ये महाप्राण में आते हैं। प्रत्येक वर्ग का खा बोल के देख लीजिए, का वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा है? खा है। और चौथा वर्ण कौन सा है? घा है। तो दोनों बोल करके देख लीजिए, आगे हाथ कीजिए, खा और वहीं पे का बोलिए, का में जो वायु की मात्रा सिर्फ हाथ को टच कर रही है, लेकिन खा में हाथ के इसमें क्या हो रहा है? गुदगुदी सी हो रही है। तो ध्यान रखना, जहां पे हवा ज्यादा निकलती है महाप्राण, जहां पे हवा कम निकलेगी अल्प प्राण। तो दूसरा और चौथा वर्ण जो है ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ये किसमें आएंगे? तो ये आएंगे महाप्राण में। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है ये कहां पे आएंगे? ये अल्प प्राण में आएंगे। अंतस्थ व्यंजन कहां पे आएंगे? अल्प प्राण में आएंगे। और इसमें जो है ऊष्म व्यंजन कहां पे आएंगे? तीनों सा और हा बोल के देख लीजिए, इसमें भी वायु की मात्रा अधिक है। सा, सा, हा, तीनों बोल के देख लीजिए, तीनों की बात करते हैं। तो इसमें तीनों सा और एक साई वाला सा और हा, ये किसमें आएंगे? महाप्राण में आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया उच्चारण प्रत्यय। पहला है श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटा गया, अल्प प्राण और महाप्राण। अब हम बात करते हैं स्वर तंत्रियों में श्वास के कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों में श्वास के कंपन के आधार पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। बात करेंगे अब स्वर तंत्रियों में श्वास के कंपन के आधार पर। दूसरा खंड है व्यंजन के वर्गीकरण में। अब दूसरा खंड आ रहा है, कौन सा? श्वास
सॉरी स्वर तंत्रियों में चलेगी नहीं। बात करते हैं स्वर तंत्रियों में श्वास के कंपन के आधार पर। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सघोष और अघोष। ये दो भाग हैं इसके इसके दो खंड किए गए हैं। दोनों है, एक तो है सघोष, दूसरा है अघोष। अघोष किसे कहते हैं? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां जो हैं वो कंपन नहीं करती। यहाँ पे स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती। इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम और दूसरा वर्ण। अघोष व्यंजन कौन है? ये वे व्यंजन होते हैं जिसमें उच्चारण अवयव, दोनों उच्चारण अवयव के बीच जो स्वर तंत्रियां होती हैं वो कंपन नहीं करती, हवा आसानी से बाहर निकलती है। इसे ही हम अघोष कहते हैं। अर्थात घोष माने कंपन करना, अघोष कंपन नहीं करना, सघोष कंपन करना। तो इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो इसमें प्रथम और दूसरा प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण का, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, जितने भी वर्ण है प्रथम और दूसरा वर्ण किसमें आता है? अघोष में आता है। और सघोष की बात करते हैं तो इसमें स्वर तंत्रियां कंपन करके बाहर निकलती हैं, हवा बाहर निकलती है कंपन के साथ। सघोष, सघोष में क्या होता है? स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं। सघोष में इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है। इसे हम सघोष कहते हैं। अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं उसे ही हम सघोष व्यंजन कहते हैं। सघोष व्यंजन में कौन कौन सा आता है? पहला और दूसरा आ गया किसमें? स्वर तंत्रियों में, जो सॉरी अघोष में पहला और दूसरा आ गया। अब बचा कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। इसमें कौन कौन से आएंगे? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पंचम वर्ण किसमें आएगा? तो सघोष में आएगा। ध्यान रखना इसको, है कुछ नहीं हिंदी। सघोष में पहला और दूसरा जो है ये स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ है, प्रथम और दूसरा ध्यान रखना, ये अघोष में। तीसरा, चौथा, पांचवा ये किसमें? सघोष में। तीसरा वर्ण किसी वर्ग का वर्ग का तीसरा ग। ग में देखिए गले के पास कंपन सी हो रही है तो क्या बोलेंगे इसे? सघोष। चौथा कौन सा है? घ। पांचवा कौन है? इंग्या। तो ये तीनों वर्ण जो हैं ये किसमें आ गए? अब इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष में आएगा। अब ये हो गया सघोष। अब बात करते हैं जिह्वा या अन्य अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर। इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। अब हम तीसरा विभाजन है ये कौन सा है? ये है जिह्वा या अन्य अवयवों द्वारा जिह्वा या अन्य अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर।
जिह्वा या अन्य अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर। ये हो गया खंड नंबर 3। इसमें कितने खंडों में बांटा गया है? तो ये 3 है। पहला है स्पर्शी, पहला खंड है स्पर्शी, दूसरा है स्पर्श संघर्षी, और तीसरा है संघर्षी। तीसरा है संघर्षी। तो ये 3 खंड है इसके, स्पर्श, स्पर्श संघर्षी और संघर्षी। तो हम बात करते हैं स्पर्शी की। स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव, एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव को स्पर्श मात्र करते हैं, अर्थात थोड़ा बहुत कम स्पर्श करते हैं, मात्र करते हैं। एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव को स्पर्श मात्र करते हैं, अर्थात बहुत कम स्पर्श करते हैं, इसे हम स्पर्शी बोलते हैं। ठीक है, उन्हें स्पर्शी बोलते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो है ये क्या है? ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं। का, खा, गा, घा, अंग्या, चा, जित, मतलब पूरा जो पांचों खंड है, पांचों वर्ण है, ये क्या होते हैं? ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है स्पर्श संघर्षी। ये हो गया पहला। दूसरा खंड है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी ये कौन से होते हैं? स्पर्श संघर्षी, इसमें श्वास जो है कुछ संघर्ष के साथ बाहर निकलती है। तो बस वही चीज, एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव से कुछ स्पर्श करके बाहर निकलते हैं, स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं स्पर्श संघर्षी में? तो इसमें चा, छा, जा, झा और या आते हैं। जैसे चा, छा, जा, झा और या, ये किस में आते हैं? स्पर्श संघर्षी में आते हैं। चा, छा, जा, झा, या। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा कौन सा है? संघर्षी है। संघर्षी या इसे हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। इसे हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। तो स्पर्श संघर्षी में चे, चा, छा, जा, झा, और संघर्षी की बात करते हैं तो ऊष्म व्यंजन, जहां हवा गर्म होकर बाहर निकलती है। तो इसमें सीधा सीधा एक उच्चारण अवयव एक परिभाषा लिखनी है, उसी पे सारी परिभाषाएं बनानी है। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव से रगड़ के बाहर निकलते हैं, काफी ज्यादा संघर्ष करके बाहर निकलते हैं, जिसके कारण हवा गर्म हो जाती है। इसे ऊष्म संघर्षी या ऊष्म वर्ण या फिर संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं जिसमें हवा रगड़ के बाहर निकलती है? तो तीनों सा और हा। सा, सा, सा और हा, ये क्या है? ये संघर्षी या ऊष्म संघर्षी या ऊष्म व्यंजन है, तीनों सा और हा। तो ये हो गया हमारा किस आधार पर? जिह्वा या अन्य अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर। इसके 3 खंड हुए, तीनों खंड आप लोग देख लीजिए। इसके बाद एक दो बच रहे हैं, जैसे उत्क्षिप्त, एक होता है उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त, और दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। तो उत्क्षिप्त की बात यहां पर कर लेते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं?
व्यंजन कौन से होते हैं? तो उच्छिष्ट व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत गिर जाती है, उसे ही हम उच्छिष्ट या ताड़न जात या फेंकती हुई, ठीक है। तो इसे हम तीन चीज कहते हैं, एक उच्छिष्ट भी कहते हैं, ताड़न जात भी इसे कहते हैं, और इसे जैसे लग रहा है जिह्वा इनको बाहर ढकेल रही है। तो ये कौन से हैं? ड़ा और ढा, ड़ा और ढा, ड़ा और ढा, ये कौन से व्यंजन है? ये उच्छिष्ट व्यंजन है, ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद दूसरा है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ या अर्ध स्वर भी इन्हें कहा जाता है। तो इनके उच्चारण में क्या होता है? श्वास का अवरोध बहुत बिल्कुल ना के बराबर होता है। जिस प्रकार स्वरों में कोई अवरोध नहीं होता, उसी प्रकार अंतस्थ में भी बहुत थोड़ा कम मात्रा में अवरोध होता है। इसे हम अंतस्थ कहते हैं। जैसे या, रा, ला और वा, या, रा, ला और वा, ये है अंतस्थ व्यंजन। तो आज हमारा स्वरों का वर्गीकरण समाप्त होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 वीडियो आए इस पे, एक कल वाला और एक आज वाला, इन दोनों को देख लीजिए पूरा, यहां से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो और ये अकेले यूपी पुलिस के लिए नहीं है, ध्यान रखना, ये हर एग्जामों के लिए है। हर एग्जामों में हिंदी के सवाल, यहाँ तक कि पीसीएस में भी हिंदी के सवाल जो पूछे जाते हैं, जो प्रश्न आते हैं, यहीं से आते हैं। यहीं मैं पूरा लेकर के डिटेल्स कर रहा हूँ, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे पीसीएस एग्जाम हो, चाहे हवलदार का एग्जाम हो, कोई भी हो, हर एग्जामों के लिए काफी ज्यादा अवेलेबल है। यहाँ पूछने की बात नहीं है कि किस एग्जाम में आ सकता है, किस एग्जाम में नहीं आ सकता। तो हर एग्जामों में यहाँ से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं, नियम बताता जा रहा हूँ। अब इसके बाद ये जो दोनों वीडियो हैं, इसकी प्रश्नोत्तरी कल के क्लास में आपको मिलेगी। तो पूरा प्रश्न भी हम लेके आएंगे, किस तरीके से इस पर प्रश्न बनते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।